हेलो एवरीवन। लास्ट जो लेक्चर अपन ने किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में वो था सेमीकंडक्टर के बारे में, और सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन हमने देखा था, उसके टाइप्स देखे थे और उनको हमने जस्टिफाई किया था विद द हेल्प ऑफ बैंड थियरी। सॉलिड्स की बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है सेमीकंडक्टर को, कंडक्टर को, इंसुलेटर को, ये हमने देखा था। अभी नेक्स्ट अपन सीधा जंप करते हैं अपने सिलेबस के अंदर, और अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रहेगा डेंसिटी ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटी क्या होती है और वो किस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये चीज़ अपना टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को करने से पहले एक इसका डेरिवेशन है, एक स्टेप बाय स्टेप, वो करने से पहले अपने को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में। क्यों स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हम यहाँ पे ला रहे हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका रीज़न देखो। सबसे पहले अपन देखते हैं सेकेंड ईयर MGSU के अंदर, सेकेंड ईयर में चलता है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में है आपके उसी के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कोर्स चलता होगा। और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है उसमें 3 ब्रांचेज अपन ने देख रखी है। एक MB स्टैटिस्टिक्स होती है, एक BE स्टैटिस्टिक्स होती है और एक FD स्टैटिस्टिक्स होती है। और इन तीनों में बेसिक फ़र्क क्या है वो अभी अपन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तीनों डील किसके साथ में करती है, तो जो भी मैटर है, जो भी सिस्टम्स है, उनकी मैक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज़ है उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करने का काम जो है वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स करती है। ये चीज़ अपने को सबको पता होना चाहिए। देखो, जब अपन एक सब्जेक्ट के अंदर जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन एक ओवरव्यू होता है हर एक सब्जेक्ट का जो हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करता है। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स मुझे जो है मतलब सबसे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत ही जो ओवरव्यू है, एक उसका जो मोटिव है वो बहुत अच्छा है कि हम जब भी किसी मैटर के टेम्परेचर की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम ये कहते हैं कि ये मटेरियल का टेम्परेचर इतना है, इसमें हीट इतना है, लेकिन हम कभी किसी इंडिविजुअल पार्टिकल के हीट के बारे में बात नहीं करते हैं या उसके बिहेवियर के बारे में बात नहीं करते हैं। तो टेम्परेचर अपने क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स का एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो गया, लेकिन कभी हम इंडिविजुअल मटेरियल के पार्टिकल के बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है ये उस इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में बात करता है। हालांकि स्ट्रेट फॉरवर्ड उस इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में बात नहीं करता, लेकिन फिर भी एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किस तरह से चेंज होती है उस चीज़ के बारे में डील जरूर करता है। तो स्टैटिस्टिक्स हर उस जगह पे लग सकती है जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है। मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किसी मैटर को पढ़ना अगर पॉसिबल नहीं है तो हम उसका एक स्टैटिस्टिकल व्यू जो है वो देख लेते हैं। जैसे अगर अपन मार्कशीट की बात करें अपने कॉलेज में, या फिर वैसे इस कोविड बैच में मार्कशीट्स का थोड़ा सा गड़बड़ है, मार्कशीट्स आप नहीं देख पाओगे। लेकिन फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पहले आपने कभी मार्कशीट ज़रूर देखी होगी, तो वहाँ पे अपन देखते हैं 5 या 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वो इंडिविजुअल हम उन सब्जेक्ट को कभी भी नहीं देखते हैं। आप जब देखते हो तो मार्क्स आपसे पूछे जाते हो तो आप परसेंटेज बताते, तो परसेंटेज क्या है, एक आपका ओवरव्यू हो गया, सभी का मिला के एक आंकड़ा हो गया, एक डेटा हो गया। आप उससे एक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो कि आपका रिजल्ट अच्छा है या बुरा है। उसी तरीके से स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में भी सारे जो आपके पास में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो भी मटेरियल है उसका एक ओवरऑल डेटा अपन रिप्रेजेंट करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए। तो ये एक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का ओवरव्यू यहाँ पे देखना ज़रूरी था, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की। अब इसमें से देखो 3 स्टैटिस्टिक्स है। MB स्टैटिस्टिक्स जो है उसका पूरा नाम है मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स या क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। ये क्लासिकल पार्टिकल्स के साथ डील करता है। क्लासिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं अपने पास, जैसे कि आइडियल गैस के पार्टिकल्स है, क्लासिकल पार्टिकल्स के साथ ये डील करता है। और ये दोनों स्टैटिस्टिक्स क्वांटम पार्टिकल्स के साथ डील करती है, लेकिन इनमें भी 2 अलग अलग जो है क्लासिफिकेशन है। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो है उनका मैं सीधा एग्जांपल ही दे रहा हूँ आपके पास। जैसे फोटॉन्स है, तो फोटॉन्स बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं।
और फोटॉन्स के पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी सेल में कितने भी फोटॉन्स हो सकते हैं, कोई रूल नहीं होता है किसी सेल के अंदर फोटॉन्स के फिलअप होने का। तो ये जो इस टाइप के पार्टिकल्स है जिनमें कोई रूल नहीं होता है और जिनका स्पिन जो है वो इंटीजर होता है, उस तरह के जो पार्टिकल्स है वो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं और इस तरह के पार्टिकल्स को कहते हैं बोसॉन्स। इस तरह के पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? बोसॉन्स कहते हैं। बोसॉन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। फिर तीसरे टाइप की स्टैटिस्टिक्स आती है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, दैट इज कि वो पार्टिकल्स जो जिनमें एक तो हर एक सेल में फिलअप होने का कोई ना कोई रूल हो, जिसे अपन पॉली एक्सक्लूजन लॉ कहते हैं, पॉली का अपवर्जन का सिद्धांत कहते हैं, वो फॉलो होना चाहिए। सेम शेल में सेम क्वांटम नंबर के दो पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो मतलब एक शेल में एक ही तरह का पार्टिकल जो एग्जिस्ट कर सकता है। और नंबर फर्स्ट तो ये हो गया पॉली एक्सक्लूसिव लॉ, जो है पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ, ये फॉलो करते हैं। और नंबर सेकंड इनकी स्पिन जो है वो प्लस माइनस हाफ होती है। तो इस तरह के पार्टिकल्स जो है वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। और अपन अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन्स में ये दोनों ही गुण हैं, तो इसलिए इसका एक एग्जाम्पल अगर अपन ले तो इसका एग्जाम्पल होगा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इस तरह का जो केस है। और इस तरह के पार्टिकल्स को कहते हैं फर्मियोन्स, इनको अपन कहते हैं फर्मियोन्स। तो फर्मियोन्स जो है वो एफडी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में सबसे जो उन्नत शाखा है वो यही है। सबसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स डिराइव हुई, मतलब इन्वेंट हुई थी। उसके बाद बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और लास्ट में फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स इन्वेंट हुई थी। तो जो भी आपकी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है उसका सबसे उन्नत जो ब्रांच है वो ये है अपने पास में, और ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए लागू होता है। इन शॉर्ट हमने जो अभी तक जो डिस्कशन किया इतनी देर में वो सिर्फ इस चीज़ को अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फर्मियोन्स है और फर्मियोन्स फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। तो अगर अपन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं, डेंसिटी ऑफ होल्स निकालना चाहते हैं, तो वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की हेल्प के बिना नहीं डिराइव किए जा सकते। ये अपने को ध्यान में रखना है भाई। तो यहाँ पे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के बारे में अपने को बात करनी है इन शॉर्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एफडी स्टैटिस्टिक्स की अगर अपन बात करें तो इस हर एक स्टैटिस्टिक्स में, एफडी नहीं सारी स्टैटिस्टिक्स जितनी भी है उन सब में एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहलाता है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, सेमीकंडक्टर या कंडक्टर या सॉलिड्स के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है भाई। वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन ये कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखो ये सब कुछ जो अपन कर रहे हैं वो इसी को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। ध्यान रखना भी, जो डेंसिटी ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए अपने को ये जो डिस्कशन है ये करना पड़ेगा। दो चीज़ें इसमें अपन देखेंगे, पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देख लेते हैं, दूसरा एक और है वो इसके बाद में देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है? ये इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम इलेक्ट्रॉन के लिए लगा रहे हैं। तो एफ ई इज इक्वल टू अपने पास होता है, देखो 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी, ठीक है। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें, बाकी सब चीज़ें तो आपको पता होगी, जैसे E जो है वो एनर्जी के लिए है, K जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.3 × 10⁻⁻23, K है तो अपने पास हो जाएगा जूल पर केल्विन, और T जो है वो टेम्परेचर है केल्विन के अंदर, E जो है वो एनर्जी है, और EF क्या है वो अभी अपन बात करेंगे। यही अपना टॉपिक है बेसिकली, EF क्या है वही अपना टॉपिक है। तो सबसे पहले देखो ये क्या चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं अपन। तो ये है आपकी प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोबेबिलिटी। ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू बी इन ई एनर्जी स्टेट। कोई आर्बिट्रेरी ई एनर्जी है अपने पास, कोई स्विच ई है, और उस ई एनर्जी स्टेट में पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो उस फंक्शन से दी जाती है। अब अगर अपन इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा उस एनर्जी स्टेट में कितने पार्टिकल्स हैं।
ठीक है। देखो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है भाई, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है वो एकदम फाइनाइट नहीं होती है, डेफिनेट नहीं होती है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी में डील करती है। और प्रोबेबिलिटी में डील करने के जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही एक्यूरेट मिलता है अपने को। अपन जब स्टैटिस्टिकली बात करते हैं चीज, स्टैटिस्टिकल ब्रांच ही इतनी सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही एक्यूरेट नहीं होते हुए भी बहुत सारी सिचुएशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। जितनी भी अपनी स्टैटिस्टिकल चीज़ों पे काम करने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि अपन अगर डेथ रेट की बात करते हैं या LICs की बात करते हैं, LIC जो लाइफ इंश्योरेंस करने वाली जो कंपनीज है उनकी बात करते हैं, अगर अपन हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, वो सारी कंपनी स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड करती है और वो सक्सेसफुल है। इट मीन्स कि स्टैटिस्टिकल जो चीज़ है वो सक्सेसफुल है। तो स्टैटिस्टिकल जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, लेकिन फिर भी जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो उनकी जो रिजल्ट्स है वो नियर अबाउट एक्यूरेट होता है, फ्लक्चुएशंस बहुत ही डाउन होते हैं। तो अपन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को बहुत ही रिलायबल मान के काम कर सकते हैं, बहुत ही उस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी के साथ डील करती है और ये उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। यहाँ पे एक चीज जो है वो अलग है। अगर आपने सेकंड ईयर में या फिर जब भी आपकी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स थी वहां पे अगर आपने फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स देखी है तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कुछ इस तरह से दिया जाता है, एक्सपोनेंशियल E/KT। यहाँ पे ये जो EF है ये अलग आया है, ये सॉलिड्स के लिए अपन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं और EF जो है वो कहलाता है फर्मी लेवल। यहाँ पे जो EF है वो कहलाता है फर्मी लेवल। तो अपना टॉपिक भी बेसिकली यही है कि हम फर्मी लेवल को पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले फर्मी लेवल, तो देखो फर्मी लेवल को इसी फॉर्मूला से ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। फर्मी लेवल होता क्या है? फर्मी लेवल एक एनर्जी लेवल है, सिर्फ और कुछ नहीं है। जो भी आपका मटेरियल है, सॉलिड है, सॉलिड में इंसुलेटर है, कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है, इसमें फर्मी लेवल एग्जिस्ट करता है। फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करता है। दिस इज एन इमेजिनरी एनर्जी स्टेट, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ चीज़ों को समझने के लिए। जैसे को एनर्जी बैंड वाला जो केस है वो ऐसा कुछ नहीं होता है, बेसिकली ये सिर्फ एज्यूम्शन है ना। अगर आप एनर्जी बैंड के थ्रू कंडक्टर का एक जस्टिफिकेशन दोगे या फिर कंडक्टर का जस्टिफिकेशन दोगे, इंसुलेटर का जस्टिफिकेशन दोगे तो वो ईजी हो जाएगा एक तरीके से। दैट रियली डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि फिजिक्स में जितनी भी चीज़ें वो सारी अच्छी तरीके से एग्जिस्ट करती है। देखो दो तीन चीज़ें होती है, एक तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के साथ थ्योरी है, मैथमेटिक्स के साथ जो भी आपके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स एक्यूरेट है लेकिन रिजल्ट्स अच्छे नहीं है तो वो थ्योरी अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी 19-21 है, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन रिजल्ट्स उसको मैच कर रहे हैं तो उसके लिए उसको सोचा जा सकता है फिजिक्स के अंदर। अगर आपकी मैथमेटिक्स भी एक्यूरेट है और रिजल्ट्स भी मैच हो रहे हैं तो वो एकदम परफेक्ट थ्योरी होती है और लंबे टाइम तक कभी उसको कोई भी हार्म नहीं होता है। तो अपन जिस थ्योरी की बात कर रहे हैं उसकी मैथमेटिक्स या कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि इस तरह के बैंड्स बनना और ये सब कुछ चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट शायद नहीं कर पाएगी, क्योंकि सॉलिड है तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स एकदम फ्रीली मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जो अपन पढ़ रहे थे, जिस भी लेवल पे अपन अभी पढ़ रहे हैं उसमें अपन ने इलेक्ट्रॉन को एकदम फ्री माना है, उस पर कोई भी पोटेंशियल नहीं माना है। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम एक कंडक्टर में बात कर रहे हैं, एक सेमी कंडक्टर में बात कर रहे हैं। वहाँ पे क्रिस्टल होते हैं, वहाँ पे आयंस होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए थी। बट फिर भी उसकी थ्योरेटिकली जब अपन रिजल्ट्स की बात करते हैं तो वो रिजल्ट्स को अच्छा खासा मैच करते हैं। तो कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर में जो फ़र्क है वो बैंड थ्योरी से बहुत इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा मान्यता मिली हुई है। तो सिमिलरली यहाँ पे इन रिजल्ट्स को या फिर ये एकदम रियलिटी में एग्जिस्ट करना जो है ज़रूरी नहीं है, बट ये रिजल्ट्स को कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए इनको अपन पढ़ते हैं भाई। ये हमारे माइंड की अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी चीज़ें हैं। तो फर्मी लेवल जो है उनमें से ये एक चीज़ है, हाइपोथेटिकल है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी अपन इसको पढ़ते हैं इन सॉलिड्स। तो देखो यहाँ से अपन डेफिनेशन उठाते हैं कि भाई फर्मी लेवल क्या होता है या फर्मी एनर्जी क्या होती है। तो देखो फर्मी लेवल जो है वो EF है अपने पास, और फर्मी लेवल पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो उसकी एनर्जी फर्मी एनर्जी होगी। ये तो आप समझ ही सकते हैं, लेकिन पहले अपन फर्मी लेवल की डेफिनेशन यहाँ से लेते हैं। तो देखो अगर अपन ने सेमीकंडक्टर को पढ़ा है लास्ट लेक्चर के अंदर, तो अपन ये कहते हैं कि सेमीकंडक्टर 0 केल्विन टेम्परेचर से अपन स्टडी करते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? 0 केल्विन, परम शून्य ताप से शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो कुछ आगे पीछे उनका कंडक्शन बैंड के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होकर चले जाते हैं, कुछ होल्स जनरेट हो जाते हैं एंड ऑल। ये सब कुछ सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या चीज़ है? 0 डिग्री
केल्विन या 0 केल्विन की बात करते हैं अपन, तो 80 केल्विन अपन देखने की कोशिश करते हैं पहले, फिर आगे की बात करेंगे। तो 80 केल्विन क्या है, देखो 80 केल्विन, इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो Fe इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल E माइनस एफ अपॉन KT, तो ये तो हो गया 0। तो यहां से देखो अपने पास दो ब्रांचेस निकल के आती है, एक ब्रांच आती है E इज ग्रेटर देन EF के लिए, और दूसरी ब्रांच आती है E इज लेस देन EF के लिए। देखो दो ब्रांचेज आती है, क्योंकि 0 तो 0 है, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये डिफाइन करेगा कि एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस क्वांटिटी ये क्या वैल्यू होगा, ये इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो E इज ग्रेटर देन EF अगर अपन करें तो इस कंडीशन में अपने पास Fe क्या हो जाएगा, Fe विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, अपॉन 0 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा कहने का मतलब। तो इस कंडीशन में, नीचे विजिबल है क्या, एक सेकंड रुक जाओ देख देते हैं, थोड़ा सा आगे दिखाई नहीं देगा इसके अंदर, तो मैं इस ब्रांच को यहाँ नहीं लेके और इसको ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इससे Fe इज इक्वल टू अपने पास देखो क्या आ जाएगा, 1/1, ये क्या हो गया अपने पास, एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी हो गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये एक तरह से इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, तो ये भी इन्फिनिटी हो गया, 1 में इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो गया अपने पास 0, 1/∞ इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो Fe इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, 0 हो गया। और Fe क्या चीज़ है, Fe है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी इन E एनर्जी स्टेट। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी EF से ज़्यादा है, फर्मी एनर्जी से ज़्यादा है, फर्मी लेवल से ज़्यादा है, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब उस एनर्जी स्टेट में वो हो ही नहीं सकता। अभी देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाले में E इज लेस देन EF की बात अपन करते हैं। जैसे ही हम E इज लेस देन EF की बात करते हैं तो Fe अपने पास देखो क्या हो जाएगा, Fe अपने पास हो जाएगा 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे देखेंगे तो E माइनस EF बड़ा है, E छोटा है, तो ये माइनस में चला जाएगा, तो माइनस यानी नेगेटिव का कोई 0 आएगा, नेगेटिव का कोई क्वांटिटी आएगा, नेगेटिव ओवर 0, ये अपने पास क्या हो गया, माइनस का इन्फिनिटी एक तरह से। और एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी अगर देखोगे तो वो होता है 0, एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी 0 होता है अभी आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगा 1। तो इस जगह पे Fe इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 1 हो गया। तो आप समझिए इस चीज़ को, कहीं पे भी ये होगा, लेट्स अपने को फर्मी लेवल से अपनी इतना ज़्यादा कुछ इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इसको एक बार के लिए ऐसा मान लेते हैं कि ये अपना एनर्जी बैंड डायग्राम है, और इस एनर्जी बैंड डायग्राम में ये जो एनर्जी है ये अपने पास EV है वैलेंस बैंड की हाईएस्ट, और ये है EC, ये है कंडक्शन बैंड की लोवेस्ट। इनके बीच में ये जो आपके पास एनर्जी है ये एनर्जी कहलाती है EG, यानी कि एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप हो गया ये, या फॉरबिडन एनर्जी गैप हो गया। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। एंड जब अपन परम शून्य ताप की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो अपन ये मान के चले कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ही है, कुछ भी ऊपर नहीं है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो देखो अगर अपन इसको देखेंगे तो E इज ग्रेटर देन EF पे प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब वो कुछ भी नहीं है, तो मतलब कुछ भी नहीं है तो क्या है, वो इससे ऊपर है कहीं ना कहीं। E इज ग्रेटर देन EF का जितना भी केस है वो सारा कहाँ ऊपर की तरफ है, ये आपको मान लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो पहले से कि 0 डिग्री या 0 केल्विन पे क्या होता है। दूसरा अगर देखेंगे E इज लेस देन EF, तो E इज लेस देन EF पे सारे इलेक्ट्रॉन्स वहीं पे होंगे। आप अगर कोई भी स्टेट देखोगे तो सारी फिलअप मिलेगी, तो सारी फिलअप कहाँ है, नीचे है। तो ये भी आपको मान लेना पड़ेगा कि EF से नीचे जो है वो ये क्राइटेरिया, EF से ऊपर ये क्राइटेरिया, EF से नीचे ये क्राइटेरिया, तो मतलब EF कहाँ है, तो EF कहीं इन बिटवीन, इसके बीच में कहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे कहीं EF मिलेगा आपको, जिससे कि इससे नीचे देखेंगे, इससे नीचे की सारी एनर्जीज फिलअप हो रखी है, इससे ऊपर की सारी एनर्जीज फिलअप नहीं हो रखी है, तो EF कहीं यहाँ बीच में मिलेगा। अब बीच में का मतलब ये नहीं है एग्जैक्ट बीच में है, ये कहीं इसके पास में भी हो सकता है, इसके दूर भी हो सकता है। अभी अपन इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसकी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अपन करेंगे कुछ, फिर अपन डिफाइन करेंगे कि जो अपना नेज अर्धचालक है और जो अपद्रव्य अर्धचालक है इसमें फर्मी लेवल कहाँ होता है, ये अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी अपन सिर्फ ये कह रहे हैं कि इससे नीचे कुछ भी, इससे नीचे सब कुछ है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। कहाँ पे, परम शून्य ताप पे, तो फर्मी लेवल कहीं यहाँ होना चाहिए भाई,
ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन और कर सकते हैं इसके अंदर, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अपन कर देते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, देखो इस चीज़ का जो अभी अभी अपन ने करी है इसी का। तो इसको अपन कह देते हैं लेट्स सपोज इधर एनर्जीज है और इधर उस एनर्जीज की प्रोबेबिलिटीज है। तो अभी अगर अपन देखेंगे 0 डिग्री या 0 केल्विन पे दो स्टेट है, या तो 0 या 1 है, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि ये आपके पास में मान लो यहाँ पे कहीं पे E इज इक्वल टू EF है, तो यहाँ तक तो प्रोबेबिलिटी है 1, ये 1, ये क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 1 है। और जैसे इससे ऊपर जाएंगे अपन तो वो 0 पे ड्रॉप हो जाएगी। हालांकि इस ग्राफ को इस तरह से बनाना थोड़ा सा गलत है, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए ये चीज़ कह सकते हैं कि पहले सारी जितनी भी स्टेट है E इज लेस देन EF के लिए ये है E इज लेस देन EF, और ये है E इज ग्रेटर देन EF। ठीक है, तो इससे इधर आएंगे तो सारी प्रोबेबिलिटीज 1 है, यानी सारे के सारे प्लेसेस ऑक्यूपाइड है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो फिलअप हो रखे हैं। और इससे इधर आएंगे तो सारी प्रोबेबिलिटीज 0 है, कुछ भी नहीं फिलअप है। तो अगर आप 0 केल्विन पे फर्मी लेवल को डिफाइन करना चाहें तो वो क्या है, 0 लेवल पे वो एनर्जी लेवल जिससे नीचे सारे के सारे स्टेट्स ऑक्यूपाइड हो और जिससे ऊपर सारे प्लेसेस, सारे के सारे स्टेट जो है वो खाली हो। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि हाईएस्ट एनर्जी जो हो सकती है किसी इलेक्ट्रॉन की 0 केल्विन पे, वो फर्मी एनर्जी है। फर्मी एनर्जी से ऊपर कोई एनर्जी नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी कहती है कि उस EF से नीचे के सारे स्टेट फिलअप हो सकते हैं। तो EF तक के सब फिलअप हो सकते हैं। आप ऐसे मत सोच लेना कि यहाँ से यहाँ तो फिलअप होगा ही नहीं। इट इज़ नॉट कि यहाँ पे फिलअप होना जरूरी है, यहाँ पे तो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर सकता, ये बात सही है। लेकिन जब अपन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि क्या चीज़ जो है वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम यहाँ है। हम एक चीज़ डेफिनेटली कह सकते हैं कि यहाँ से नीचे सब कुछ फिला है। अब नीचे ये है या ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर कुछ भी नहीं है, ये अपन कह सकते हैं। तो हाईएस्ट एनर्जी जो ऑक्यूपेशन इलेक्ट्रॉन कर सकता है या जो हाईएस्ट एनर्जी अटेन कर सकता है वो है फर्मी एनर्जी। तो मतलब वो एनर्जी जो 0 केल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट अटेन कर सकता है वो कहलाती है फर्मी एनर्जी। ठीक है भाई, ये तो 0 केल्विन की बात हुई। तो 0 केल्विन एक्चुअल में वो वाला सिचुएशन है जो हाइपोथेटिकल है। अगेन तो हम 0 केल्विन के अलावा जो सिचुएशंस है उनको स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे फर्मी जो लेवल है उसका एक और अच्छा अपने को डेफिनेशन मिल जाएगा। तो अदर किसी टेम्परेचर की बात करें, देखो जब अपन बात कर रहे हैं इस सिचुएशन की तो E है, EF है, KT है, तो ये डिफाइन तभी होगा जब आप इनमें से कुछ चीज़ों को डिफाइन करोगे एग्जैक्टली। तो अगर आपने T को डिफाइन कर दिया तो देखो ये दो सिचुएशन आपके पास आ गई, लेकिन अगर आप T को डिफाइन नहीं करोगे तो फिर इनमें कोई स्पेसिफिक सिचुएशन लानी पड़ेगी। तो वो अपन ला रहे हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ भाई। यहाँ पे 0 केल्विन पे दो सिचुएशन हो सकती है, वो सिचुएशन हमने देख ली। तो मैं इन शॉर्ट यहाँ पे देखो वापस डिफाइन कर रहा हूँ। एक तो है E इज ग्रेटर देन EF, तो उसके लिए FE अपने पास क्या हो गया, 0 हो गया था कि इससे ऊपर कोई एनर्जी ऑक्यूपाइड नहीं हो सकती, एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाइड नहीं हो सकती। और एक ये देखा था तो इस पे सारी की सारी एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाइड हो सकती। प्रोबेबिलिटी का केस बड़ा सिंपल है ना भाई, 0 है तो मतलब अनिश्चित असंभव घटना है, वो इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। और 1 है तो मतलब निश्चित वही है, सर्टेनिटी के साथ में वही कह सकते हो आप, सर्टेन है कि यही एग्जिस्ट करेगा। अब अगर अपन कहें कि T इज़ नॉट इक्वल टू 0 केल्विन, या अगर किसी भी केल्विन पे बात कर लो आप, लेट सपोज T इज इक्वल टू 300 केल्विन के बारे में बात कर लेते हैं अपन, 400 के बारे में बात कर लेते, 1000 के बारे में बात कर लेते हैं, डजंट मैटर, कोई भी अदर टेम्परेचर के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो FE देखो अपने पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन K इंटू 3000। लेकिन अब इसको फाइनाइट इसका वैल्यू लाने के लिए अपने को E और EF के बीच एक रिलेशन लेना पड़ेगा। तो एक बार फिर अपने को एक स्पेशल केस लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो इसका कोई मतलब नहीं है। स्पेशल केस अपन क्या लेते हैं, अपन लेते हैं E इज इक्वल टू EF।
अगर हम E इज इक्वल टू EF ले लेते हैं तो E इज इक्वल टू EF दोनों मिलके 0 हो गए तो एक्सपोनेंशियल 0 बन जाएगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन में FE इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 1/1 + 1, क्योंकि एक्सपोनेंशियल किसी का भी किसी की भी पावर 0, किसी फाइनाइट क्वांटिटी की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा हाफ। तो इस कंडीशन में, किसी अदर कंडीशन में ये क्या हो गया, हाफ हो गया। अब इस हाफ का क्या मतलब है? इस हाफ का मतलब है कि अदर टेम्परेचर पे वो एनर्जी स्टेट जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो। अदर टेम्परेचर पे 0 केल्विन के अदर किसी भी वैल्यू पे वो एनर्जी लेवल जहां पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी की प्रोबेबिलिटी हाफ हो। 50% प्रोबेबिलिटी हो कि वहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 50% प्रोबेबिलिटी हो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में जो भी आपके पास आता है वो फर्मी लेवल कहलाता है। और फर्मी लेवल की ये जो डेफिनेशन है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसे ही टेम्परेचर्स पे डील करते हैं जहाँ पे 0 केल्विन नहीं होता है भाई। ठीक है, तो 0 केल्विन के अलावा हर किसी टेम्परेचर पे वो लेवल, वो एनर्जी लेवल जहां पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी या इलेक्ट्रॉन के अधिष्ठान जो है वो ऑक्यूपेंसी को कहते हैं। ऑक्यूपेंसी का मतलब है वहां पे स्थान होना किसी इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के वहां होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास क्या हो जाए, हाफ हो जाए, आधी हो जाए। तो उसको अपन कहते हैं फर्मी लेवल। उस लेवल को अपन कहते हैं फर्मी लेवल। अब देखो भाई ये फर्मी लेवल होता कहाँ है, नेज अर्धचालक में कहाँ होता है, जो अपद्रव्य अर्धचालक है, एक्सट्रिंसिक है, उनमें कहाँ होता है, ये चीज़ अपन डील करेंगे जरूर। लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि बेसिकली फर्मी लेवल नाम से कोई चीज़ होती है, एग्जिस्ट करती है, और वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी से कुछ रिलेटेड है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हमेशा हाफ होनी चाहिए। अब एक बार इस डायग्राम पे एक बार अपन वापस आ जाते हैं कि हाफ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। यहाँ पे तो कहीं हाफ प्रोबेबिलिटी का अपन ने डिस्कस किया नहीं है। तो देखो अब इसका एक फिजिकल वे आपको रिप्रेजेंटेशन समझा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे ही अपन इसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं, ये किस सिचुएशन की बात थी, ये सिचुएशन कौन सी है, जब अपन 0 केल्विन की बात कर रहे हैं। जैसे ही अपन इसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो इस वैलेंस जो आपकी एनर्जी है, वैलेंस बैंड की हाईएस्ट एनर्जी के पास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स पास वाले इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स तो बाउंड है, ज़्यादा नीचे आप जाओगे तो वो तो कोई मतलब नहीं है। तो एकदम पास वाले इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, अपर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे होल्स छोड़ के कहाँ चले जाएंगे भाई, ऊपर चले जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, वो कंडक्शन करवाने में हेल्प करेंगे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऊपर चले गए। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। मतलब पहले इधर से इधर आ रहे थे अपन, तो इधर 0 प्रोबेबिलिटी थी सब जगह पे, लेकिन अब फर्मी लेवल से ऊपर जाने की भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, और नीचे नहीं होने की भी कुछ प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या होता है, इसके जस्ट पास की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी शिफ्ट हो गई ऊपर। इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। तो एक छोटा सा माइनर सा फ्लक्चुएशन यहाँ शो करता है अपने को। तो अदर किसी टेम्परेचर पे कुछ इस तरह से अपन इसको शो करते हैं कि ये एक फ्लक्चुएशन आया इस तरह से और ये इधर चला गया। तो यहाँ पे ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी का फ्लक्चुएशन था जो पहले फाइनाइट था, वो अब यहाँ से हट गया है। तो देखो अभी अपन ने फर्मी लेवल के बारे में बात की, उसके बारे में थोड़ा सा और अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में बीच में ही जो डिस्कनेक्शन हो गया था, स्टोरेज आउट हो गई थी, तो वो वीडियो वहीं पे रुक गया था। अभी देखो वापस अपन इसको वहीं से स्टार्ट करते जहाँ पे खत्म हुआ था। तो अपन ने देखा फर्मी लेवल कुछ इस तरह से था अपने पास कि अपन ये कह रहे थे दो स्टेट थी इस तरह से। एक थी अपने पास E इज लेस देन EF के लिए जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 थी, और एक था E इज ग्रेटर देन EF के लिए जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 थी। और अपन ने कहा किसी अदर टेम्परेचर की अगर बात करें, तो अपने पास में एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की बात थी। अगर अदर टेम्परेचर की बात करें तो अदर टेम्परेचर में एक फ्लक्चुएशन आ जाता है माइनर सा, और वो कुछ इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो इस जगह पे प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा डिक्रीमेंट हो गया है। इस पे नहीं देखता, थोड़ा सा अपन अलग पे देख लेते हैं। लेट्स सपोज अपन यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे अगर मैं देखूंगा जो पहले प्रोबेबिलिटी 1 थी, अब वो प्रोबेबिलिटी 1 होके कहाँ हो गई है, थोड़ा सा डिक्रीजमेंट में आ गई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा डिक्रीज हो गई है। अगर यहाँ पे देखूंगा तो जो यहाँ पे 0 थी प्रोबेबिलिटी, वो इंक्रीज होके और कुछ हद तक बढ़ गई है।
तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपके पास में इस तरह से कुछ केस होता है कि कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करके होल्स यहाँ पे छोड़ जाते हैं। तो ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए इस तरह से, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए, इसलिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होने की प्रोबेबिलिटी कुछ हो जाती है। तो ये एनर्जी स्टेट जो पहले पूरी तरह से फिलअप था, उसके खाली होने की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी है। वो खाली होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो इतनी सी प्रोबेबिलिटी जो है वो खाली होने की है। अपन प्रोबेबिलिटी के केस में जानते हैं कि ये वाली प्रोबेबिलिटी ये नहीं है, सॉरी, दिस वन, इतनी दूरी वाली, तो ये प्रोबेबिलिटी उसके भरे हुए होने की है और ये प्रोबेबिलिटी खाली होने की है। अगर अपन कहें कि एफ ई प्रोबेबिलिटी है ऑक्यूपाई होने की, तो Fe1 माइनस Fe जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉट ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी होगी, वो इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर ये आपके पास में Fe प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे एक 1 माइनस Fe प्रोबेबिलिटी है जो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, नीचे तक इसको लेना है। अब इसी तरह से अगर ये देखेंगे तो ये उसके ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इतनी बड़ी है, लेकिन ज्यादा नहीं होने की है, लेकिन होने की कुछ ना कुछ तो है। पहले 0 थी और अब ये कुछ ना कुछ हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ये इसका मतलब है। अब अगर मैं टेम्परेचर को और थोड़ा बढ़ा दूं तो फ्लक्चुएशन और थोड़ा बढ़ जाएगा। देखो वो इस तरह से हो जाएगा ऐसे। तो अब देखो सेम उन्हीं एनर्जीज पे बात करते हैं अपन। तो पहले इस एनर्जी पे ये थी प्रोबेबिलिटी, अब एनर्जी पे प्रोबेबिलिटी ये होगी, तो यहाँ पे आ गई ये प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी और डाउन आ गई। तो मतलब धीरे धीरे कंडक्शन वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है। और अगर इसी एनर्जी पे मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसके लिए देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसके लिए प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ऊपर वाले इस E is greater than, E is less than EF के लिए प्रोबेबिलिटीज क्या जा रही है? नीचे जा रही है। और E is greater than EF के लिए प्रोबेबिलिटीज क्या जा रही है? वो अप जा रही है। वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ मूव करते जा रहे हैं। इस बारे में विशेष ध्यान रखना भी अपने को कि फर्मी लेवल जो है वो इन सब सर्कमस्टेंसेस में हमेशा E is equal to EF पे जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1/2 ही रहती है। ये अपने को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यही फर्मी एनर्जी का एक तरीके से डेफिनेशन है। तो फर्मी एनर्जी के डेफिनेशन से अपन ने ये देखा कि अदर टेम्परेचर पे वो एनर्जी स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की ऑक्यूपाइड होने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, वो चीज़ है अपने पास में। तो ये अपन ने फर्मी लेवल जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। फर्मी लेवल के बारे में और कोई भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ ले, उसके बारे में शॉर्ट वीडियो अपन अपलोड कर सकते हैं। विदाउट एनी डाउट आप पूछ लेना, ठीक है। अभी देखो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में अपने को नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करनी है, और नेक्स्ट पॉइंट अपना है DOS, दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट अपना होता है, और वो हमें ये बताता है कि किसी भी सिस्टम में किसी स्पेसिफिक एनर्जी रेंज में कितने एनर्जी स्टेट्स या कितने स्टेट्स जो है वो अवेलेबल है ऑक्यूपाई होने के लिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अपन इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए कितने एनर्जी स्टेट्स हैं वो चीज़ अपने को देखनी है, ठीक है। तो एनर्जी स्टेट्स देखने अपने को कि अपने सिस्टम में, सिस्टम क्या है? सेमीकंडक्टर्स ऑब्वियसली, या फिर कंडक्टर्स मान लो या सॉलिड्स मान लो एक बार के लिए। तो सॉलिड में कितने एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल है इसके बारे में अपने को बात करनी है, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को स्किप कर रखा है तो आपको बड़ी डिफिकल्टी आने वाली है। भाई बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप जैसे अभी कोविड का बैच है तो वो 11th-12th को मिस करके सीधा BSc फर्स्ट ईयर में गया या बीटेक में गया है, BE में गया है, तो उसको जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है या फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है उनमें बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। तो सिमिलरली अगर आपने स्किप किया है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को तो ये जो भी टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें दिक्कत आएगी आपको, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ अगर उतना भी आप कर लेते हो तो आपको हेल्प काफ़ी कुछ मिल जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट एक बहुत ही रिनोन्ड नेम है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और बार बार मतलब न्यूमरस टाइम पे ये जो है वो यूज़ किया जाता है।
आई थिंक आप लोगों ने सबने देखा होगा, आई होप कि आप सबने ये चीज़ देखी होगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे देखो एक अपन अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, वो है अपना फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन। तो देखो अपना सिस्टम जो है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। और अप्रोक्सीमेशन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि वास्तव में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है भाई। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स किसी भी फिजिक्स की बात कर लो आप, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सारा का सारा अभी जैसे पहले भी अपन ने डिस्कस किया था कि हम अप्रोक्सीमेशन पे ही काम कर रहे हैं अभी। ये रियलिटी में ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आप इलेक्ट्रॉन को किसी क्रिस्टल के अंदर एकदम फ्री नहीं मान सकते, आपको कुछ ना कुछ उसमें बाउंडेशन माननी पड़ेगी। तो अप्रोक्सीमेशन अपन इसलिए कह रहे हैं। और हम अभी एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ध्यान रखना, अभी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। और एक इलेक्ट्रॉन कितने भी एनर्जीज जो स्टेट्स ले सकता है उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात हो रही है तो अपने को पहले से क्लियर होना चाहिए हम किस चीज़ के पीछे जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट इन E टू E प्लस DE रेंज। किसी एक स्पेसिफिक रेंज में E टू E प्लस DE रेंज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, एकांक आयतन में कितने एनर्जी स्टेट्स हैं किसी स्पेसिफिक एनर्जी रेंज में, वो कहलाता है अपना डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहले तो देखो अपने को एनर्जी के बारे में बात करनी है। तो इस इलेक्ट्रॉन की, जिस अपन फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं उसकी एनर्जी की बात करें, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए इस पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, इसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी अपन देते हैं E इज इक्वल टू हाफ mv² से या p²/2m से, जहाँ p जो है वो उसका मोमेंटम है। ठीक है। और अब देखो अपन इलेक्ट्रॉन क्वांटम पार्टिकल है अपना, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अपन क्वांटम फिजिक्स भी लगाएंगे। और क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो अपना p होता है, p इज इक्वल टू होता है h/λ के बराबर होता है, h/λ के बराबर होता है। एंड लैम्डा जो है वो अगर अपन लिखें तो 2π/k के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब जो चीज़ें अपन क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, ये सब अपन एक दूसरे के साथ मिक्स करके और लास्ट में स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में पहुंचेंगे। देखो कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहले तो ये सब मिला के अपन लिखेंगे, इन दोनों से मिला के अगर अपन लिखेंगे तो p अपने पास क्या होगा भी, लैम्डा का यहाँ वैल्यू रखना अपने को, तो वो होगा h/2π/k। ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन A, दिस इज इक्वेशन B। हम p का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो बाई इक्वेशन A एंड B, बाई इक्वेशन A एंड B हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो आपके पास होती है, एनर्जी आपके पास होती है p² की जगह क्या लिखूंगा, h/2π, तो h²/4π² एंड 2m है यहाँ पे, तो 1/2m और k² को सबसे लास्ट में लिखूंगा मैं। ठीक है। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ k² इज इक्वल टू, ये सब चीज़ें इधर आ जाएगी, तो 8π² m²/h² इंटू E। ठीक है। और इसको अगर अपन थोड़ा सा और सोल्व करें, तो ये अपना जो है k जो होता है ना, k बेसिकली क्या होता है, k अगर आपको पता नहीं है तो k है तरंग संचरण नियतांक या फिर तरंग संचरण सदिश या तरंग सदिश भी इसको कहते हैं। तो ये किसी भी तरंग के प्रोपगेशन से रिलेटेड चीज़ है। तो प्रोपगेट अगर कोई भी तरंग हो रही है या फिर मोशन में है कोई भी तरंग, तो उसके साथ में ये जुड़ता है। k पर यूनिट लेंथ में कितना फेज चेंज होता है उससे रिलेटेड है, बट यहाँ पे अपन उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। बट यहाँ पे अपन कहेंगे कि k जो है वो 3 डायमेंशनल चीज़ है, क्योंकि कोई भी वेव जो वो 3 डायमेंशन में मूव कर सकती है। इसलिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को kx² प्लस ky² प्लस kz² इज इक्वल टू, उसको लिखेंगे 8π² m/h² इंटू E। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ अपनी k स्पेस के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का नॉलेज होना जरूरी है भाई। मैंने आपको जो कहा था कि अगर आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स नहीं पढ़ के आए हैं तो आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो ये k स्पेस के अंदर एक स्पेयर का इक्वेशन है।
के स्पेस में स्फेयर का इक्वेशन है ये। देखो स्फेयर का इक्वेशन तो ये डेफिनेटली है ही है, लेकिन के स्पेस क्या चीज़ है? के स्पेस है कि के एक्स एंड वाई एंड जेड डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने वाला एक स्पेस अपन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में देखते हैं। फेज स्पेस का ही एक छोटा सा पार्ट है। मोमेंटम स्पेस भी होता है। उसी तरह से के स्पेस का ये के स्पेस इसको कहते हैं अपन, जिसमें अपन हर एक पार्टिकल की पोजीशन को के डायमेंशन के रूप में बताते हैं कि भाई के, अगर के का वैल्यू x में ये, y में ये, z में ये, तो उसकी एक स्टेट हो गई। के का वैल्यू x में ये, y में ये, z में, तो ये दूसरी स्टेट हो गई। के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सारे वैल्यूज को अगर अपन एक 3 डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट करते तो वो के स्पेस कहलाता है। और ये के स्पेस के अंदर एक स्फेयर का इक्वेशन है। और इस स्फेयर का जो डायमेंशन है, इस स्फेयर का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फेयर, ये अपने पास क्या हो गया, यहाँ से अगर देखेंगे स्फेयर के बारे में आप मैथमेटिक्स में जानते हैं तो ये r² होता है। तो स्फेयर का जो रेडियस है वो होगा 8π² m/h² e, और इस पूरे का हाफ, क्योंकि यहाँ पे r² होता है। अगर आपने x² + y² + z² = r² करके एक डायमेंशन में 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री है, 3D जो है उस वेक्टर 3D जो है उसमें आपने ये देखा होगा, ये स्फेयर का इक्वेशन होता है। इसमें ये एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, तो वहाँ पे x y z है, वहाँ पे ये 3 है, और ये इसका r है। ये r डिफाइन कौन करता है? ये r e डिफाइन करता है। ठीक है भाई। तो अगर मैं के स्पेस यहाँ पे बनाऊँ कैसे भी, थोड़ा सा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये 0 0 0, यहाँ पे 0 एनर्जी वाले पार्टिकल है। और इस तरह से एक स्फेयर अगर मैं बना दूँ तो इस जगह पे ये जो एक स्पेसिफिक रेडियस का जो स्फेयर बनता है, जिसकी रेडियस 8π² h² e की पावर हाफ दी जाती है, तो ये एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ में जो है इसके सारे पार्टिकल्स की स्टेट जो है वो इसके सरफेस से रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो इस स्फेयर का जो सरफेस है, उस सरफेस के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की एनर्जी ई ही होगी। ये अपने को ध्यान रखना है भाई। ठीक है। मुझे बड़ा ही ये डाउटफुल सा सिचुएशन लग रहा है कि आपने ये जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में ये वाले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। आई होप कि आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस पर समझ में आ गई होगी। बट ये चीज़ जो है वो के स्पेस के अंदर एक स्फेयर का इक्वेशन है बेसिकली। और ये जो स्फेयर है, इस स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट होगा। 0 to e तक की जितनी भी एनर्जीज हैं, 0 to e तक की जितनी भी एनर्जीज हैं, उन सारी एनर्जीज के अंदर कितनी क्वांटम स्टेट हो सकती है, वो सारी इस वॉल्यूम के अंदर होगी। तो मैं पहले देखो ये वॉल्यूम बना रहा हूं आपके पास में। तो यहां मैं देखो एक लाइन लिख रहा हूं, वो है टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स या एनर्जी स्टेट्स फ्रॉम 0 to e एनर्जी। अभी देखो जो अपन ने के स्पेस में जो स्पेयर निकाला था, उस स्पेयर का वॉल्यूम जो होगा वो 0 to e तक जितनी भी एनर्जी स्टेट्स है वो सारों को रिप्रेजेंट करता है। तो वो वॉल्यूम मैं कह रहा हूँ, लेट्स सपोज उसको मैं वॉल्यूम से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, टोटल वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो टोटल वॉल्यूम या टोटल क्वांटम स्टेट्स होगी, वो होगी उस स्पेयर का वॉल्यूम। तो स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। r³ में ये पूरा आ जाएगा, तो 8π² m h² h कटनी है h² एंड e, और इस पूरे का 1/2 तो पहले से था, और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है भाई। अब देखो ये तो हो गया 0 to e। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, और वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 0 to e की जो क्वांटम स्टेट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं अपन। और इलेक्ट्रॉन्स हर एक क्वांटम स्टेट में स्पिन अप एंड स्पिन डाउन 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर आप पॉली का एक्सक्लूजन लॉ जानते हैं तो उसमें आप देखते होंगे, आपने MOT पढ़ा है, अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वहाँ पे आप बनाते हो जब भी, तो एनर्जी स्टेट्स में इस तरह के 2 इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। संकरण आपने पढ़ा होगा, जो भी sp2 sp3 sp3d, इस तरह से जो संकरण है, उनमें भी अगर आप देखते हो तो हर एक एनर्जी स्टेट में आप एक अप एंड एक डाउन वाला स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन जो फिलअप करते हो। तो मतलब एक क्वांटम स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अभी तो अपन ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की है। तो ड्यू टू स्पिन
टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स कितनी हो जाएगी, क्वांटम स्टेट्स का टोटल नंबर कितना हो जाएगा 8/3, क्या कर दिया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ 8/3 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई की पावर 3/2। देखो यहाँ तक विजिबल है क्या, ये थोड़ा सा पॉज करके और लिख लेना भाई। नीचे जो है एच 8/3 पाई है, फिर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा है, आप देख लेना, वो कर लेना, ठीक है। अभी देखो इसमें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन, ये कर लेना भाई, पूरा पॉज करके देख लेना। देखो कुछ भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करना, तभी ये सब कुछ मीनिंगफुल होगा भाई। तो अब ये तो हो गया अपने पास टोटल क्वांटम स्टेट्स कितनी है। टोटल का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक हमें एक यूनिट सेल पता नहीं हो। जैसे देखो अगर अपने को कोई कह दे कि 1000 रुपये में हमने जो है वो 800 यूनिट ली है, समथिंग 800 कोई चीज़ ली है, 1000 रुपये में लेट्स सपोज 800 पेन हमने लिए, तो सॉरी हमने कहा 1000 रुपये का पूरा हमने जो टोटल जो है नंबर्स ऑफ पेन लिए, हमें नहीं पता कितने लिए, ठीक है, 1000 रुपये हमें सिर्फ इतना पता है। तो अब हम उससे कितने पेन लिए गए ये तब तक नहीं पता लगा सकते जब तक कि हमें एक पेन का MRP नहीं पता हो। अगर हमें एक पेन का MRP पता चल जाए तो हम उसमें भाग लगा के टोटल नंबर ऑफ पेन्स पता कर सकते हैं। तो पेन्स एक तरीके से एनर्जी स्टेट्स आप मानो, क्वांटम स्टेट्स मानो, और 1000 रुपये जो आपके पास वॉल्यूम मानो, पूरा का पूरा वॉल्यूम 1000 रुपये का वॉल्यूम है। लेकिन अगर आपको एक पेन का वैल्यू नहीं पता होगा तो आप उस 1000 रुपये में, यानी कि ऐसा मान लो थोड़ा सा अलग इसको चेंज करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास 1000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए है और हम उनसे पेन लेना चाहते हैं। अब हम कितने पेन उनसे ले सकते हैं ये तब तक नहीं हम पता कर सकते जब तक कि पेन का मूल्य हमें नहीं पता हो, पेन का MRP हमें नहीं पता हो। तो अगर 100 रुपये का एक पेन है तो हम 10 ही पेन ले सकते हैं, अगर 50 रुपये का हो तो 20 ले सकते हैं, अगर 20 रुपये का हो तो 50 ले सकते हैं, ठीक है, अगर 10 रुपये का हो तो 100 ले सकते हैं। लेकिन जब तक हमें वो यूनिट वॉल्यूम नहीं पता चलेगा, यूनिट वैल्यू नहीं पता चलेगा, तब तक हम उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है हमें नहीं पता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये एक अपने पास टोटल वॉल्यूम तो आ गया कि इतने वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स हैं, लेकिन एक क्वांटम स्टेट का वॉल्यूम कितना वो अगर हमें नहीं पता होगा तब तक हम आगे काम नहीं कर सकते। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए यूनिट सेल या फेज सेल का वॉल्यूम। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा वो हमें पता करना है भाई, ठीक है। और यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसा पता करेंगे हम, kx ky kz के टर्म में पता करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं कहता हूँ इसके अंदर कि लैम्डा जो है, जो भी ये अपना हाइपोथेटिकल सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह ट्रेवल कर रहा है, उसमें जो लैम्डा x है उसके जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो होंगे अपने पास Lx/n1, और इस तरह से लैम्डा y जो है वो अपना होगा Ly/n2, और इस तरह से लैम्डा z जो है वो पॉसिबल वैल्यू उसका होगा Lz/n3। अब सबसे पहले क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए L1 L2 L3 क्या चीज़ें हैं भाई। तो L1 L2 Lx Ly और Lz जो है वो हमारा फिजिकल सिस्टम जो उसकी डायमेंशन है। फिजिकल सिस्टम मतलब जो भी आपका सेमीकंडक्टर का क्यूब है या सॉलिड का जो क्यूब है उसकी डायमेंशन है। Lx x डायरेक्शन में, Ly y डायरेक्शन में, Lz z डायरेक्शन में जो डायमेंशंस है वो। अब देखो इसका क्या मतलब है, n1 n2 n3 इंटीजर्स हैं। तो इस तरह से केस है यहाँ पे कि अगर आपके पास में ये क्यूब है, लेट्स सपोज 1 डायमेंशनल क्यूब है, तो इसके अंदर अगर आप Lx के बारे में बात करें, ये Lx है इधर, तो Lx के बारे में बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट सिर्फ इस कंडीशन में कर सकता है जब ये पूरा लैम्डा यहाँ पे एग्जिस्ट करता हो। तो ये Lx बराबर यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 2 लैम्डा हो गया ना, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से लैम्डा एग्जिस्ट करता है तो भी चलेगा, तो Lx इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 1 लैम्डा हो गया। अगर आप इस तरह से करो तो Lx इज इक्वल टू क्या हो गया 3 लैम्डा हो गया। तो लैम्डा या लैम्डा एक्स, तो लैम्डा एक्स हमेशा क्या होगा Lx/2 हो सकता है, या Lx/1 हो सकता है, या Lx/3 हो सकता है। तो लैम्डा के वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज क्या है, Lx/2, Lx/1, Lx/3, यही पॉसिबल वैल्यूज है। इसके अलावा लैम्डा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
ऐसा जो है इसमें एज्यूमशन किया जाता है। तो इस कारण से Lx/n1, Ly/n2, Lz/n3 ये अपने पास हो सकता है। यहाँ पे आपने विजुअलाइजेशन अपन ने कर लिया है। अगर आपको इसमें नहीं समझ आ रहा तो मैं 3 अलग अलग चीज़ें बना देता हूँ। तो ये आपके पास वही डायमेंशन है 1 2 3। तो यहाँ पे आपके पास Lx = क्या हो गया 3 लैम्डा हो गया। एक आप यहाँ पे बना लो, तो ये मान लो इस तरह से। तो यहाँ पे आपके पास Lx = लैम्डा हो गया, और एक यहाँ पे बना लो, तो ये वाला पहले वाला जो है उसी को मान लेना ये। तो यहाँ पे Lx = 2 लैम्डा हो गया। तो ये इस तरह की जो एनर्जी स्टेट्स है वही अलाउड होती है, और एनर्जी स्टेट्स अलाउड नहीं होती है। नीचे वाला डायग्राम वापस कुछ कट रहा है, एक्चुअल में मोबाइल थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ है ड्यू टू सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, कोई बात नहीं वो तो। बट ये आपके पास Lx = लैम्डा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब देखो ये आपके पास सिचुएशंस हैं। तो Lx ये हो गया आपके पास लैम्डा x, अभी अपन ने k के टर्म में लिखा था अभी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। देखो kx इससे क्या हो जाएगा 2π/λx, सॉरी 2π/λx, और लैम्डा x का वैल्यू अगर ये मैं पुट करूँगा तो ये होगा 2π इसकी जगह ये हो जाएगा Lx × n1। इसी तरह से ky अपने पास हो जाएगा 2π/λy, दैट इज 2π n2/Ly, और इस तरह से kz अपने पास हो जाएगा 2π/λz, दैट इज 2π n3/Lz। ये 3 चीज़ें हो गई भी। ये बीच वाला जो विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है ये मैं हटा दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, तो ये kx, ky, kz। अब इसमें यूनिट चेंजमेंट के लिए कितना चेंज होगा वो अपन देख रहे हैं। तो फॉर यूनिट चेंज मतलब जो आपका n1, n2, n3 है उनमें अगर यूनिट चेंज करूँ, इसमें एक का चेंजमेंट करूँ, इसमें एक का चेंजमेंट करूँ, इसमें एक का चेंजमेंट करूँ, तो उसको कहेंगे अपन डेल kx। तो डेल kx होगा 2π/Lx। इस तरह से डेल ky जो होगा वो होगा 2π/Ly, एंड इस तरह से डेल kz जो होगा वो होगा 2π/Lz। ठीक है भाई। और ये तीनों चीज़ें जो है मिलके अगर मैं यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालूं, यूनिट सेल वॉल्यूम या फेज सेल वॉल्यूम भी इसको कहते हैं, या के स्पेस में फेज सेल वॉल्यूम भी इसको कहते हैं। इसको मैं v से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, चलो v k से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो वो होगा डेल kx, डेल ky, डेल kz। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा देखो 8π3/Lx × Ly × Lz, जो अपना उस फिजिकल सिस्टम का वॉल्यूम होगा। Lx, Ly, Lz उस फिजिकल सिस्टम का वॉल्यूम होगा अपने पास में। तो ये तो हो गया फेज सेल का वॉल्यूम, और ये हो गया टोटल वॉल्यूम। कहाँ पे? ये वाला, ये तो टोटल वॉल्यूम हो गया, ये फेज सेल का वॉल्यूम हो गया। अगर दोनों का भाग लगा दूंगा तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स मिल जाएगी 0 to E तक। तो ये वो वाली बात होगी। ये तो टोटल रुपए हो गए अपने पास, और ये एक पेन का MRP हो गया। तो अब हमें पता चल जाएंगे कितने पेन हम खरीद सकते हैं। ठीक है, बहुत ही लोकल सा एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, बट समझने के लिए ये ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, तो यही अपन ने एग्जाम्पल ले लिया। अरे ये तो मिटा दिया, चलो कोई नहीं, याद है अभी तक तो अपने को। फाइनल स्टेज में अपन क्या करेंगे, number of quantum states in 0 to E energy range। 0 to A एनर्जी रेंज में कितना होगा वो होगा, मैं उसको लिख देता हूँ लेट्स सपोज n से, और वो होगा 8/3 पाई 8π² m/h² e की पावर 3/2 एंड अपॉन ये, तो 8π³ v। ठीक है, अब देखो 8 से 8 कट जाएगा सबसे पहले तो। ठीक है, कुछ और चीजें वो कटेंगे, बाद में कटेंगे। तो पाई से π² बच गया, तो n इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, देखो एक तो बच गया 1/this 1 एंड this 1, तो 3π²। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये होगा
इंटू √8। 3/2 का मतलब ये होता है 8√8 और फिर होगा पाई स्क्वायर है तो पाई क्यूब बच जाएगा, m की पावर 3/2 बच जाएगा एंड e की पावर भी 3/2 बच जाएगा एंड वॉल्यूम ऊपर आके यहाँ आ जाएगा एंड अपॉन में h³ बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया। अब आप इसमें से ले आओ, ये कितना बचेगा भाई, 4√2 बचेगा यहाँ पे। 4√2 में से 4 और ये इतना मल्टीप्लाई होगी कितना बच जाएगा, 16, 8 चौक 32 बच जाएगा एक तरीके से। 32 में से 16 को बाहर ले लो एक बार, तो 16/3 h³। ठीक है, एक पाई को भी ले लेते हैं और ये जो चीज़ है अब यहाँ पे 8 और 8 को, अच्छा 4, सॉरी 8 ही आएगा, सिर्फ 8 ही बाहर आएगा क्योंकि देखो 8 × 2, 2√2 को मैं यहीं रख लेता हूँ। ये √8 का मतलब क्या है, √8 का मतलब है 2√2। ठीक है, अब 2√2 में से 2 × 8 नहीं, सिर्फ 8 हमने ले लिया तो यहाँ पे 2√2 बच जाएगा। एक तो 2√2 बचेगा, एक m की पावर 3/2 बचेगा और एक e की पावर 3/2 बचेगा और एक v बचेगा। अब इस चीज़ को मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ, देखो n 8π/3h³, इसको लिख लेता हूँ मैं 2m e की पावर 3/2 × v। ठीक है, और इस v को अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ या v = 1 रख दूँ, v = 1 रखते ही क्या हो गया, एकांक आयतन हो गया। सबसे पहले तो एकांक आयतन, यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या कर दूं, इसका मैं कर दूं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू e। डिफरेंशिएशन करने पे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू e जैसे ही किया तो ये बन गया dn। यहाँ पे 8π/3h³ का कोई मतलब नहीं है, 2m की पावर 3/2 का कोई मतलब नहीं है, v1 हो ही गया और e का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3/2 e की पावर 1/2। विजिबल है क्या अभी नीचे तक? ओके, अभी तक तो विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 3/2 अब थोड़ा सा सोल्व कर लो तो ये तो 4 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा dn = 4π/h³, 2m 3/2 एंड e की पावर 1/2 एंड de, ये तो लिखा ही नहीं, de, ये लो भाई de। एंड देन फाइनली भाई देखो, एक बहुत लंबा वीडियो है, अगर यहाँ तक किसी ने देखा है, जो कोई भी देख रहे हैं बहुत पेशेंस वाले लोग हैं, आगे तक जाओगे भी बहुत, मोस्ट ऑफ लोग यहाँ तक नहीं देखेंगे मुझे पता है। ठीक है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्लेटफॉर्म है और इतनी देर तक इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो देखना, इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। ये मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होगा अपने पास, dn/de अगर मैं कर दूं इधर तो ये बचेगा अपने पास 4π/h³ एंड 2m 3/2 एंड e की पावर 1/2। दैट क्वांटिटी dn/de, दैट इज, यहाँ पे जो अपन ने एकदम स्टार्टिंग में इनिशियली लिखा था वो चीज़ है। ये इनिशियली क्या लिखा था हमने लिखा था पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट या नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट फ्रॉम या फिर इन e to e+de रेंज। तो देखो ये जो चीज़ है ये हमें बताता है e to de रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो हमें ये बता रहा है। ठीक है, या फिर e to e+de में तो ये बता रहा है, और ये आपके पास e एनर्जी में कितने पार्टिकल्स हैं, कितने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं, कितनी एनर्जी स्टेट्स हैं, वो हमें ये बता रहा है। ठीक है, ये de रेंज में तो ये बता रहा है, सॉरी
डी रेंज में तो ये बता रहा है, और ये डी एन अपॉन डी ई हो गया, तो पर यूनिट एनर्जी रेंज में कितना हो गया वो ये बता रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए पर यूनिट एनर्जी रेंज भी कर देना, पर यूनिट एनर्जी रेंज, पर यूनिट एनर्जी रेंज, क्योंकि देखो डी का भी भाग लगा है और वॉल्यूम का भी भाग लगा है, तो पर यूनिट एनर्जी रेंज, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स तो ये है, और पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट इन एन ई टू ई प्लस डी एनर्जी स्टेट ये है। अब देखो इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है 4π2m3/2 एंड अपॉन एच क्यूब, ये टर्म अपने पास में कांस्टेंट टर्म होता है। ये टर्म अपने पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसको अपन अगर ni लिख दें तो ni इंटू ई की पावर 1/2। आप कैलकुलेट करना कि ये कितना होगा। m जो है इलेक्ट्रॉन का मास रख के और h प्लांक कांस्टेंट रख के कैलकुलेट करना कितना आता है, कमेंट करना आप लोग। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो अपना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटी क्या होती है, इस फॉर्मूला को सीधा यूज़ करेंगे। भाई ध्यान रखना, इस फॉर्मूला को सीधा यूज़ करेंगे, और जो फर्मी लेवल का फॉर्मूला है उसको सीधा यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो वहाँ पे भी सीधा ही यूज़ होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, वीडियो सही लगा है तो लाइक करना भाई, अपने किसी फ्रेंड के साथ कम से कम एक फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं।